बेटा आज हम लोग अपनी जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन के चैप्टर में अभी तक हमने जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा था वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और आपने देखा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो सिंबल बनता था वो इस तरीके का होता था, यहां पर एक फंक्शन ऐसे, और इसमें अगर f ऑफ x का इंटीग्रल कैपिटल F ऑफ x है तो उसके साथ मुझे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता था। इसको हम बोलते थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो प्रोसेस होती थी इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते थे। तो एक फंक्शन होता था, उसको हम ऐसा सिंबल देते थे और ये f ऑफ x का इंटीग्रल होता है और उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यहां पर यूज करते हैं। इसको हम बोलते थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और अभी तक अपनी इंटीग्रेशन की पढ़ाई में, स्टडी में हमने केवल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अलग अलग टाइप्स के फलनों का समाकलन करना सीखा है, उनके मेथड्स को स्टडी किया हुआ है। इसमें एक चीज और बता दूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है इसकी वैल्यू एक यूनिक वैल्यू नहीं होती है। यूनिक वैल्यू का मतलब इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहता है और जो आंसर भी आता है वो भी, अगर x का फलन यहां रहा है तो वो भी x का ही एक फंक्शन होता है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रल आता है दैट इज नॉट अ यूनिक वैल्यू। हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं indefinite integral is not an unique value। देखिए इसका क्या मीनिंग बेटा, एक तो पहली बात तो इसके साथ में उसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ कांस्टेंट जरूर लगा रहेगा। दूसरा, ये यूनिक क्यों नहीं होता, उसका दूसरा रीजन क्या है कि हमारा जो यहां पर फंक्शन आता है f ऑफ x का जो इंटीग्रल आएगा, f ऑफ x का जिसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, तो ये f ऑफ x भी x के टर्म्स में ही आएगा। अगर ये x का फंक्शन है तो ये भी x का फंक्शन ही यहां पर हमको मिलता है। अब x का फंक्शन अगर मिलेगा तो वो यूनिक वैल्यू कहां हो सकता है? यूनिक वैल्यू हमको डेफिनिट इंटीग्रल में मिलती है। डेफिनिट इंटीग्रल में कैसे यूनिक वैल्यू मिलती है? पहली बात तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, डेफिनिट इंटीग्रेशन में यहां जो x का फंक्शन आता है इस जगह पर डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक वैल्यू आती है, एक नंबर आता है, कांस्टेंट नंबर एक आता है। इसलिए डेफिनिट इंटीग्रल जो होता है एक यूनिक वैल्यू होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेफिनिट इंटीग्रल इज एन यूनिक वैल्यू। ये एक यूनिक वैल्यू होती है, अद्वितीय मान होता है और उसकी वैल्यू यूनिक वैल्यू नहीं होती। पहली चीज, इसकी वैल्यू यूनिक वैल्यू होती है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में यूनिक वैल्यू नहीं होती। दूसरा पॉइंट, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं किया जाता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे आप हर क्वेश्चन में लास्ट में सी लगाते थे। डज नॉट यूज, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इसमें यूज नहीं करते हैं। तो ये दो पॉइंट डेफिनिट इंटीग्रेशन के आपको याद रखना है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके,
सो दिस इज द डिफरेंस। अब अगली चीज ये देखते हैं, अगला डिफरेंस ये होगा कि जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे उसको हम इस तरीके से सिंबल बनाते थे, डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, उसका सिंबल कैसे बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। f ऑफ x dx, डेफिनिट इंटीग्रेशन में यहां पर हमको लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। सपोज द लिमिट्स आर a एंड b, इस तरह से हमको उसे लिखना पड़ा करेगा। तो जो क्वेश्चन आपको आएगा वो भी ऐसा लिख के आया करेगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन की एक ये भी पहचान है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा हुआ करेगा हमारा क्वेश्चन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा क्वेश्चन इस तरीके का हुआ करेगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले पढ़ना आपको आना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f of x into dx फ्रॉम a टू b। ये इसको पढ़ने का तरीका होगा। कैसे पढ़ेंगे आप? एक बार फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a टू b। यहां मैं आपको बता दूं कि जो a है इसको क्या बोला जाएगा, बिकॉज दीज आर द लिमिट्स, सो हियर a इज नोन एज द लोअर लिमिट। a को हम लोअर लिमिट कहते हैं, और जो यहां नंबर लिखा होगा, जो b लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये चीजें याद रखेंगे, और इसमें कहीं पर भी कोई कांस्टेंट नहीं आए, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आया करेगा। अब यहां पर मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, इसकी जो भी वैल्यू आएगी यहां पर एक न्यूमेरल आएगा, बस यही इसकी वैल्यू आएगी। इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म इसके साथ नहीं आएगा, न्यूमेरल, सॉरी, न्यूमेरल नंबर आएगा। एक यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, वो नंबर यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक बार मैं फिर से जल्दी से आपको बता देता हूं, जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, निश्चित समाकलन, वो एक यूनिक वैल्यू उसकी होती है, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की अपनी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं होता, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज होता था। निश्चित समाकलन में इस प्रकार का सिंबल बनाया जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा सिंबल बनता है, इसमें लिमिट्स होती हैं, इसमें लिमिट्स नहीं होती हैं। इसके बाद a को यहां बोलते हैं लोअर लिमिट, b को बोलते हैं अपर लिमिट। जो नंबर यहां लिखा होगा वो लोअर लिमिट, जो यहां लिखा होगा वो अपर लिमिट। इसकी जो वैल्यू आती है उसमें केवल एक न्यूमेरल आता है, एक नंबर आ जाया करेगा, बस आंसर हो जाएगा। इसमें एक फंक्शन के साथ साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम और आगे चलते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम अभी तक पढ़ते आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन को स्टडी करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। जरा ये आपको याद रहेगा तो इसका बेसिक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन का वास्तविक मतलब क्या है?
बेटा निश्चित समाकलन का वास्तविक मतलब, जब भी कभी आप किसी को भी ऐसा लिखते हैं f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, इसका मीनिंग क्या होता है ये हम लोग देखने चल रहे हैं। तो इसका बेटा मीनिंग ये होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक जो यहां पर फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, अगर मैं इसका कोई ग्राफ बनाता हूं, इस तरफ मैं ले लेता हूं x और इधर मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू f ऑफ x। x एक्सिस पे x की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर हमने रख लिया डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके बीच में जो ये फंक्शन है हमारा f ऑफ x, अगर हमने इसका ग्राफ बनाया, बाय चांस हमने इसका ग्राफ ऐसा बनाया, इस तरीके का ग्राफ इस वाले फंक्शन का आया, अब उसमें फ्रॉम a टू b ये लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स हैं, तो a हमने मान लिया यहां पर है और b हमने मान लिया यहां पर है। ये a को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट और ये b को रिप्रेजेंट करता है। जो ये लिमिट्स होती हैं ये x की वैल्यूज होती हैं, याद रखेंगे। लोअर लिमिट x इज इक्वल टू a, अपर लिमिट x इज इक्वल टू b, ये इसके मतलब हो गए। अब x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, ये हमने बना लिया यहां पे, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अब मैं आपको बताता हूं कि ये फंक्शन हो गया, ये जहां पर जो लिखा हुआ था ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। आपने जब इसको पूरे को बनाया तो आप यहां पर देख रहे हैं एक पोर्शन यहां पर एनक्लोज्ड हो रहा है, एक हिस्सा यहां पर घेरा जा रहा है। इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वही होता है डेफिनिट इंटीग्रल का मीनिंग। आप ध्यान रख लें, डेफिनिट इंटीग्रल का मीनिंग है कि आप फलन f ऑफ x का सीमाओं a और b के बीच में तथा x अक्ष से घिरा हुआ जो भी क्षेत्रफल है वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं इसको नोट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया एनक्लोज्ड by the curve y is equal to f of x and limits x is equal to a, x is equal to b and x axis। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या मतलब हुआ। फलन f ऑफ x और सीमाओं x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b तथा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, फलन y इज इक्वल टू f ऑफ x तथा सीमाओं x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ये बेटा इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं, पहले मैं आपको समझाऊं। ये हमारा फंक्शन है, ऐसा इंटीग्रेशन में लिख के आएगा। f ऑफ x एक फलन है जो कि मैंने उसका ग्राफ मैंने बनाया और उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। लिमिट्स a से b लेनी है तो मैंने लिमिट a और यहां पर लोअर लिमिट a अपर लिमिट b हमने नोट कर लिया। हमने जब इन दोनों को ऐसा मिलाया तो हमने देखा
कि इस फलन दोनों लिमिट्स और एक्स अक्ष के बीच में इतना पोर्शन घेरा जा रहा है। अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो वो एरिया ही इसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब साफ है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में निश्चित समाकलन में कहीं ना कहीं आप किसी न किसी वक्र के नीचे दी गई सीमाओं और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं। फिर से, निश्चित समाकलन में जब भी आप किसी फलन का निश्चित समाकलन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप उस फलन के नीचे दोनों सीमाओं के बीच और एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप फलन y बराबर एफ एक्स तथा सीमाओं x बराबर a, x बराबर b और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब आप ये किसी भी मेथड से निकाल लो, ये एरिया जैसे ही आप निकाल लोगे आप समझ जाना आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या तरीका है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो बेटा इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। अब मैं आपको वो मेथड्स बताता हूं कि वो कौन से आखिरकार हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये एरिया फाइंड कर लेंगे, और एरिया फाइंड कर लेंगे अर्थात हम निश्चित समाकलन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि निश्चित समाकलन का मतलब ही है एरिया। अगर एरिया फाइंड कर लिया आपने समझो इस निश्चित समाकलन को ज्ञात कर लिया, बस इतना सा है। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड रिक्वायर्ड एरिया और रिक्वायर्ड वैल्यू? हम इस रिक्वायर्ड वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बेटा इसके लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द, इस तरीके से कुछ है आपका, सीमाओं के योगफल के रूप में, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ओके, एक तो मेथड ये है डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, मीन्स योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योगफल की सीमा के रूप में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। एक तो ये मेथड है आपके पास। दूसरा आपके पास जो मेथड है, आप जिस भी फलन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उसका एंटी डेरिवेटिव लिख करके, प्रति अवकलज अर्थात उसका समाकल लिख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। बाय राइटिंग एंटी डेरिवेटिव, जिसे आप प्रति अवकलज कहते हैं, ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लिख करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। फलन एफ ऑफ एक्स के प्रति अवकलज द्वारा, प्रति अवकलज द्वारा। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बता दूं, सभी बच्चे गौर से देखिए इसको, कि जब भी आप किसी फलन का सीमाओं a से b तक निश्चित समाकलन करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो फलन यहां लिखा है वो फलन, और सीमाओं a और b के बीच और x अक्ष से जो भी पोर्शन घिरा होगा उसका एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब भी कभी बेटा आप किसी भी फलन का दो सीमाओं के बीच में निश्चित समाकलन करते हैं, इट मींस कहीं ना कहीं आप उस फलन के नीचे
उन दो सीमाओं के बीच में और एक्स अक्ष के अंदर, ये सब आप उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यूं, इसका मतलब आप इसका एरिया निकाल रहे हैं, या आप जो ग्राफ बना उसका एरिया निकाल दीजिए। इसी का मैंने यहां पर फिगर बनाया है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, लिमिट्स ए और बी हैं और एक्स अक्ष भी शामिल है। इनके बीच जो ये एरिया है, अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो समझ जाना इसकी वैल्यू निकल के आ गई है आपकी। मींस इसका जब आप एरिया निकाल लेंगे, मैं यहां पर लिखता हूं, आपने अगर इस हिस्से का एरिया निकाल लिया, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी आपने फाइंड कर लिया। बस एरिया निकालने की देर है। अच्छा, तो मैंने बताया कि ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला काम बेटा हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। दूसरा, बाय राइटिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय यूजिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फलन एफ ऑफ एक्स के प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब है समाकल। समाकल के द्वारा भी हम ये वाला काम कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल आज हम जिसको पढ़ने चल रहे हैं, आज इन दोनों में से हमें जो मेथड पढ़ना है वो मेथड है डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझिएगा। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको इसको समझने से वंचित कर सकती है, इसलिए प्लीज अब मैं इनमें से ये वाला मेथड चूज करूंगा और इसको बताने चलूंगा। ये वाला मेथड बेटा बहुत इजी है, इतना आसान मेथड है कि आप जब इसको करेंगे आपको एक ही बार में ये लगेगा कि ये बहुत इजी मेथड है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं करके भी दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इस मेथड से मैं आपको फाइंड करके दिखा रहा हूं। आप सभी ध्यान से देखिए। मान लिया कि जो एफ ऑफ एक्स है, जो भी फलन बेटा यहां पर लिखा होगा, आप अभी तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में उसका समाकलन तो करते आए हैं ना, तो इसकी एक वैल्यू आएगी जब समाकलन का आप कर देंगे इसका, तो जिसे हम इस फलन का प्रति अवकलज कहेंगे, समाकल बोलेंगे। तो अगर इस एफ ऑफ एक्स का प्रति अवकलज कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, उस सिचुएशन पे आप तो जानते हैं समाकलन के बाद हमको इसके साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने इसका प्रति अवकलज एफ ऑफ एक्स माना, समाकलन किया तो ये कांस्टेंट लगाना पड़ा हमको। लेकिन क्योंकि लिमिट्स हैं, इसलिए जब हम प्रति अवकलज लिखेंगे तो लिमिट्स को फिर हम राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। मैं यहां पर बता दूं कि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। मीन्स जो यहां पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमने लिखा हुआ है वो इस एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, प्रति अवकलज है, समाकल है। और ये बहुत आसान है बेटा। आप जो भी यहां फलन लिखा होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल में, आपने बहुत मेथड सीखे हैं, बहुत टाइप्स देखे हैं फंक्शंस के, और सबका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना आपने सीखा है। तो जो फंक्शन यहां लिखा होगा उसका एंटी डेरिवेटिव अगर एफ ऑफ एक्स आया तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट सी लगाते थे, हमने लगा दिया। यहां से एक बात और क्लियर हो जाएगी कि कांस्टेंट क्यों नहीं लगेगा आखिरकार, वो भी आप देख सकेंगे। और जो ये लिमिट है, एक बार अगर एंटी डेरिवेटिव हमने प्राप्त कर लिया तो फिर ये लिमिट ए और बी आपकी राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और ये लिमिट उस स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पे लिखी जाएंगी। उसके बाद क्या करना होगा, क्या तरकीब, क्या तरीका है? तरीका ये है कि यहां जो वेरिएबल x है, पहले इसकी जगह अपर लिमिट अप्लाई करिए, माइनस फिर इसी फलन में x की जगह पर लोअर लिमिट अप्लाई करिए। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। हम x की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे तो हमने लिख दिया एफ ऑफ बी प्लस सी, ये हो गया पहले तो, माइनस अब इसी फंक्शन में
x की जगह पर अब लोअर लिमिट लिखेंगे, तो लोअर लिमिट लिखेंगे तो f ऑफ a प्लस सी, क्योंकि यहां तो कोई x है नहीं तो ये c जैसा का तैसा बना रहेगा। ये तरीका है, समझ लें इसको, अच्छे से मन में बिठा लें। क्या? जो भी इसका एंटी डेरिवेटिव होगा उस पे हम जब लिखेंगे तो ये लिमिट्स राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखा जाएगा, तो पूरा फंक्शन ये लिखा, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिख दिया, माइनस, ये माइनस हम यहां पर लगाएंगे बीच में, फिर इसी पूरे फंक्शन में हम ये लोअर लिमिट यूज करेंगे वेरिएबल की जगह पर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, f ऑफ b प्लस सी माइनस, यहां जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये f ऑफ a माइनस सी, माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस सी से माइनस सी कैंसल हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ आपने एक चीज और देखी कि कांस्टेंट हमने लिखा भी लेकिन लास्ट में कांस्टेंट बचा ही नहीं, तो हम अब समझ गए कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी डेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि आप यूज करने के बावजूद भी कहीं बचा, वो बचा तो नहीं ना। अगर यूज करने के बावजूद भी नहीं बचा तो हम यूज ही क्यों करें, नहीं यूज करेंगे फिर तो आगे से डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे। मैं इस पर बेस्ड एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। मेथड 2, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है इसलिए पहले मैंने इसी को आपको बता दिया है। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। इस पर मैं अपने आप से एग्जांपल ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 4, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन लिखा है। मेथड 2 यूज कर रहे हैं फलन के प्रति अवकलज द्वारा। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्रति अवकलज या समाकल, एक्स स्क्वायर का समाकल क्या आता है बताइए, आपने पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो यहां पर हम एक्स टू द पावर एन का सूत्र लगा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3। जैसे ही इसका प्रति अवकलज आया, लिमिट्स राइट हैंड साइड पे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिमिट्स राइट हैंड साइड पे कर देंगे, लिमिट्स राइट हैंड साइड पे कर देंगे फ्रॉम 2 to 4। ओके, अब आप सोचेंगे सी कहां गया, तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सी लास्ट तक बचता ही नहीं है तो हम उसको यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिखेंगे 4, तो जो ये x है इसकी जगह 4 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 4 क्यूब अपॉन 3। अपर लिमिट लिख दिया ना पहले हमने इसकी जगह पर, माइनस इसी वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट लिख देंगे, तो x की जगह 2 लिखेंगे, 2 क्यूब और अपॉन 3 तो रहेगा, ऐसा आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, 4 क्यूब करेंगे तो ये 64 अपॉन 3, 2 क्यूब करेंगे तो 8 अपॉन 3। 64 में से 8 माइनस कर दिया हमने, 8 माइनस कर दिया तो ये बचेगा 56 अपॉन 3। और आप देख रहे हैं ना तो इसमें कोई कांस्टेंट है, ये केवल एक न्यूमेरल है, ये केवल एक न्यूमेरल है, एक अंकिक वैल्यू, एक संख्यात्मक मान है, उसमें ये आंसर आ गया। तो पूरा यही तरीका आ गया देखिए आपका। तो अगर ये वाला मेथड प्रति अवकलज वाला एक मेथड है उससे आप करेंगे तो ये तरीका उसका रहेगा, लेकिन बात तो हम लोग करने वाले हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और सभी बच्चों को इसे अच्छे से समझना है। आई होप कि ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, यहां जो फंक्शन लिखा हो उसका एंटी डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, उसका समाकल मालूम होना चाहिए कि कितना होगा। जैसे मैंने यहां x टू द पावर n का सूत्र लगा के ज्ञात कर लिया, तो एक तो ये मेथड जो दूसरा नंबर मेथड है वो आप इससे करेंगे, इस पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आगे चलकर करेंगे। अभी फिलहाल अब हम दूसरा मेथड कर लिया, सीख लिया, अब हम पहला मेथड देखना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसे नोट कर लेना, इसको इरेज करना चाहता हूं, हटा देता हूं मैं इसको। अब आप देखें डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम।
योगफल की सीमा के रूप में। कैसे ज्ञात करते हैं हम उसे? आप तो जानते ही, अभी अभी मैंने एक्चुअल मीनिंग बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का। क्या एक्चुअल मीनिंग था कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग अभी आपको बताया गया था, मैं एक बार फिर से यहां पर आपको बता देता हूं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं हम x, और इस एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं y f ऑफ x। ये ओरिजिन पॉइंट है। हमने f ऑफ x, क्योंकि इसका मुझे योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन करना है, तो सबसे पहले मैंने उसका एक ग्राफ बना लिया। कैसा भी ग्राफ मान लीजिए ये उसका एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें लिमिट्स है a से b तक। हमने मान लिया कि यहां पर ये a लिमिट है और यहां पर ये इसकी जो अपर लिमिट है वो b है। ठीक, अच्छा, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप समझ चुके हैं, बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है कि अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इस फलन के नीचे लिमिट x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b तथा x अक्ष के बीच इसका एरिया निकाल लो। बस आप जैसे ही इसका एरिया निकाल लोगे इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि हम एरिया कैसे निकालेंगे। हम इसका डायरेक्ट एरिया तो हमको निकालना नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो आकृति मुझे यहां दिख रही है, जो फिगर यहां दिख रहा है, ये आकृति ना तो आयत दिख रहा है, ना त्रिभुज दिख रहा है, ना वर्ग दिख रहा है। मुझे ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई रेगुलर फिगर मुझे नहीं दिख रहा है जिसके क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट हम यूज कर पाए। तो हम यूज नहीं कर पा रहे डायरेक्ट। आयत अगर बना होता तो मुझे उसके क्षेत्रफल का सूत्र मालूम था, लंबाई गुणे चौड़ाई करता, आंसर आ जाता मेरा। त्रिभुज अगर होता तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करते, क्षेत्रफल आ जाता। समलंब चतुर्भुज अगर बना होता तो भी हमको इसके क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, उसको सॉल्व करके लगा देते तो भी इसका क्षेत्रफल निकल आता। बिकॉज यहां पर एक कर्व बना हुआ है, बाकी तीन तरफ स्ट्रेट लाइंस हैं। ऐसे किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका हमको, फॉर्मूला हमको डायरेक्ट मालूम नहीं है। अगर हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो फिर मैं इसकी कोई तरकीब ढूंढूंगा इसके एरिया को फाइंड करने के लिए। मैंने क्या तरकीब ढूंढी, सभी बच्चे ध्यान से देखें। मैंने एक तरकीब बेटा ये ढूंढी कि यहां से लेकर यहां तक लिमिट x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक ये जो भी हिस्सा है इसको हमने बड़ी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, पट्टियों में डिवाइड कर दिया। जैसे ये ऐसे मैंने पट्टियां बना ली, और ये पट्टियां बेटा इतनी छोटी छोटी मैंने बनाई। छोटी क्यों बनाई, बड़ी क्यों नहीं बनाई? तो थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। अगर मैं पट्टी को छोटा ना बनाकर बहुत बड़ी बड़ी पट्टियां बना देता, काफी ज्यादा चौड़ी पट्टियां बनाता, तो क्या प्रॉब्लम होती मैं आपको दिखाता हूं। बड़ी पट्टियां अगर मैं बनाता, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है, एक स्ट्रिप मैंने यहां लाइन मैंने यहां खींची और एक लाइन मैंने यहां पर खींच दी। मैंने इतनी चौड़ी स्ट्रिप बना दी। अगर ऐसा कर देंगे तो अब देखें क्या ये अब कोई रेगुलर फिगर आपको समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा पूरा करता हूं तो मैं देखता हूं यहां से ये मिला के पूरा आयत बना तो सही, लेकिन आयत का क्षेत्रफल अगर हम लगा देंगे तो ये हिस्सा तो बाहर है कर्व के, ये हिस्सा तो कर्व के बाहर है। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे तो इसमें तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, गलती हो जाएगी। हमने पतली पतली पट्टियां क्यों बनाई, अब उसके लिए भी समझे कि पतली पट्टियां हमने क्यों बनाई हैं। तो बेटा पतली पट्टियां हमने इसलिए बनाई हैं क्योंकि जब आप बहुत पतली पट्टी बनाते हो, इस तरीके से बहुत पतली स्ट्रिप बनाते हो, तो जब आप इसको फिर ऐसा मिलाओगे
तो आप देखें ये लगभग एक आयत जैसा आपको दिखना शुरू हो जाता है। जब आपने पट्टी को चौड़ा कर दिया तो क्या ये चित्र आपको आयत जैसा दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। पतली पट्टी बनाई, फिर आपको एक छोटा सा जो चित्र दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है, एक आयत जैसा आपको दिख रहा है। चाहे जहां आप बना लें, यहां पर जितनी मैं पतली पट्टी यहां पर बना लूंगा उतना ही ये ऐसे मिलाने से लगभग ये एक रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चौड़ी चौड़ी पट्टी बनाएंगे तो रेक्टेंगल नहीं मिलेगा। अब पतली पट्टी बनाने का फायदा देखिए। पतली पट्टियां बनाने का फायदा यह होगा कि यहां पर जितने इस तरीके की पट्टियां बनेंगी वो सब अपने आप में एक छोटा छोटा आयत बन जाएगा और आयत का क्षेत्रफल निकालना हमको आता है। लेकिन अगर हमने चौड़ी पट्टियां बना ली तो ये आयत नहीं बनेगा और इसका क्षेत्रफल हम फिर भी नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका एरिया हम फिर भी ज्ञात न कर पाएंगे। पतली पट्टियां बनाने का बेनिफिट, हर पतली पट्टी अपने आप में एक छोटे से आयत का निर्माण करेगी और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमको आता है। तो हम क्या करेंगे, जितने पतली पट्टियां यहां पर बनाएंगे, हर पतली पट्टी आयत बन गई है। अब हर पतली पट्टी क्योंकि आयत बन गई है तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो हर पट्टी का क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे आपस में। तो जितनी भी यहां पतली पतली इस तरीके की स्ट्रिप्स बनेंगी, इन सब के एरिया को हम निकालेंगे आयत का सूत्र लगा करके और इसके बाद सबको आपस में ऐड कर देंगे। क्योंकि बहुत पतली पतली पट्टियां बनाने में मेरा बहुत वक्त खर्च होगा, इसलिए मैं सारी पट्टियां यहां पर नहीं बना रहा हूं। लेकिन ये मैंने मान लिया कि मैंने बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स बना ली हैं। पतली स्ट्रिप्स बनाने का बेनिफिट भी आपने समझ लिया। फिर से मैं एक बार बता दूं कि चौड़ी स्ट्रिप बनाने से आयत नहीं मिलेगा और आपको इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं पता। पतली पट्टियां बनाने से हर पट्टी अपने आप में एक आयत हो जाएगी और आयत का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते हैं। जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो उतनी थिन स्ट्रिप्स को आप यहां पर बनाइए। क्योंकि मैं इससे ज्यादा थिन स्ट्रिप्स नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इतनी थिन स्ट्रिप्स बनाई हैं केवल। ऐसे, ठीक है। अब हमने ऐसा बना लिया। अब मुझे क्या करना है, अब आप समझ गए। हर पट्टी अपने आप में एक आयत का काम करेगी। मैं इसमें से एक पट्टी को यहां निकाल के आपको दिखाता हूं। सभी बच्चे गौर करें, ये ऐसा बना हुआ है। कोई भी एक पट्टी निकाल लें आप और उसको थोड़ा सा मैं चौड़ा करके आपको दिखाता हूं बेटा। ये एक आयत जैसी आकृति आपको दिखेगी जब आप पतली पतली पट्टियां बनाएंगे। यहां पर ए है और यहां सबसे लास्ट में जाकर के बी है। मैं यहां पर एक चित्र मैंने बना लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। हर पट्टी की चौड़ाई हम h मान लेते हैं। आप सभी बच्चे इसको गौर से समझिएगा। हर पट्टी की चौड़ाई हमने कितनी मान ली, h। और यह भी मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक कुल n पट्टियां बनी। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा। माना प्रत्येक आयताकार, क्योंकि पट्टियां बहुत पतली बनाई हैं तो वो सब आयताकार आकृति बना रही हैं। माना प्रत्येक आयताकार पट्टी की चौड़ाई, प्रत्येक आयताकार पट्टी की चौड़ाई हमने h माना। इस चित्र में आप देख सकते हैं, वहां पतला बना नहीं दिखा सकता था, मैंने यहां बना के आपको दिखा दिया। प्रत्येक आयताकार पट्टी की चौड़ाई h तथा सीमाओं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच कुल n पट्टियां हैं। बात समझ में आई बेटा आपको?
x बराबर a और x बराबर b, यहां से यहां तक टोटल हमने मान ली कितनी पट्टियां हैं, n पट्टियां हैं। अब एक चीज और, अगर यहां पर पॉइंट a है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर पॉइंट a, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा है कि मूल बिंदु से ये जो ओरिजिन पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a, ये आप समझते हैं। यहां अपर लिमिट है b, इसका मतलब है ओरिजिन पॉइंट से यहां तक की टोटल डिस्टेंस है b। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, गौर से बताइए कि यह डिस्टेंस कितनी होगी। बड़ा आसान है, इस पूरी डिस्टेंस b में से ये आप माइनस कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी b माइनस a। नहीं समझ में आई बात आपको, आया? तो यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी b माइनस a। ओके, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ी है, h चौड़ाई की पट्टी है। सभी बच्चे ध्यान से, अगर a से b तक 3 पट्टियां होती केवल, तो ये डिस्टेंस कितनी होती, एक पट्टी की चौड़ाई h है, और अगर यहां से यहां तक 3 पट्टियां होती तो a से b तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता, 3h, क्योंकि एक h, 2h और 3h, 3h हो जाती डिस्टेंस। अगर यहां से यहां तक के बीच में 4 पट्टियां हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 4h, क्योंकि हर पट्टी की चौड़ाई कितनी है, h चौड़ाई है ना। समझ आ रहा है आपको? मैं फिर से आप ध्यान दे दीजिए, हर पट्टी h चौड़ाई की है, a से b तक में 4 पट्टियां पड़ रही हैं, तो पूरा a से b तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4h। और हमने a और b के पदों में निकाला तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, b माइनस a। अब यहां पर मुझे देख के बताइए ध्यान से, a और b के बीच कुल कितनी पट्टियां हमने मानी है, बताओ, n पट्टियां हमने मानी है। हर पट्टी की चौड़ाई कितनी है, h। अगर a और b के बीच n पट्टियां हैं और हर पट्टी की चौड़ाई h है, तो a से b तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, n इंटू एच। ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस आया n इंटू एच। आई होप कि यह बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपने क्या देखा, हमने a और b के पदों में निकाला तो ये डिस्टेंस b माइनस a है, और ऐसे निकाला h के पदों में तो ये डिस्टेंस कितना है, nh। मीन्स देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल टू nh। आप देखें ना, a से b तक का डिस्टेंस b माइनस a भी है, और a से ही b तक का डिस्टेंस तो nh भी है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर ही तो होने चाहिए, तो b माइनस a शुड बी इक्वल टू nh। implies that h is equal to b minus a upon n। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। हर पट्टी h चौड़ाई की है, अगर 10 पट्टियां इस डिस्टेंस में पड़ती हैं तो टोटल कितनी चौड़ाई हो गई, 10h। 100 पट्टियां पड़ेंगी तो 100h, n पट्टियां पड़ जाएंगी तो n इंटू h, पूरी उसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो nh। और ऐसे डिस्टेंस के मामले में b माइनस a डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर करके h हमने निकाल लिया। अब एक चीज और, क्या हमने पट्टियां इतनी चौड़ी चौड़ी h बनाई है ना, हमने एक्चुअल ये समझाने के लिए बनाया चित्र, हमने एक्चुअली ये h को यानी कि पट्टियों की जो चौड़ाई है वो इतना पतला कर दिया, इतना छोटा कर दिया है कि ये लगभग आपको जीरो के जैसा दिखे, ऐसा लगे कि h बिल्कुल जीरो होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था पट्टियां अगर चौड़ी रखेंगे तो फिगर आयत नहीं बनेगा, आप क्षेत्रफल नहीं बना पाएंगे। पट्टियां जितनी पतली हो सके उतनी पतली रखिए, उसके लिए h यानी कि पट्टियों की चौड़ाई हमको बहुत कम कर देना है। इफ h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो का मतलब पट्टियों की चौड़ाई बड़ा रखने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। पट्टियों की चौड़ाई जितना आप कम रखोगे, पतली पतली पट्टियां रखोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो हम पट्टियों की चौड़ाई लगभग किसके अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं, 0 के अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इसकी वैल्यू, कि अगर h टेंड्स टू 0 है देन n टेंड्स टू, बताइए क्या होगा, अगर h 0 की ओर अग्रसर है तो n किसकी ओर अग्रसर होगा, h की जगह 0 लिख करके चेक करिए जरा, h की जगह 0 लिखेंगे, देन b माइनस a अपॉन n एंड n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 0, n इज इक्वल टू इंफिनिटी. इट मीन्स व्हेन h टेंड्स टू 0 देन n टेंड्स टू इंफिनिटी. समझ आ रहा है सभी को? अच्छा, यहां तक हम लोग पहुंच गए. अब हमको एरिया चाहिए, तो मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो छायांकित भाग है उसका हम एरिया पता लगाना चाहते हैं. उसके लिए हमने क्या तरीका निकाला, अभी अभी मैंने बताया, हर पट्टी का एरिया निकालो और उन सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दीजिए. ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सभी बच्चे देखें. अगर हर पट्टी अपने आप में आयत है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चौड़ाई गुणे लंबाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई, कुछ भी कर सकते हो. उसके बजाय मैं इस फिगर से आपको दिखाता हूं. ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का. सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, a. अगर ये पॉइंट a है तो यहां पर ग्राफ की हाइट कितनी होगी, यहां पर ग्राफ की हाइट होगी f ऑफ a. ध्यान रखिए, क्यों, x की जगह तो a लिखोगे ना आप, x बराबर a, x बराबर b, तो जब x बराबर a, जब x बराबर a तो y बराबर f ऑफ a. कितना आसान है, जब x की वैल्यू a तो y की वैल्यू f ऑफ a, और ये y की वैल्यू ही तो है y, तो जब x की वैल्यू a तो y की वैल्यू f ऑफ a, यानी कि यहां पर इस ग्राफ की हाइट कितनी होगी, f ऑफ a इसकी हाइट होगी. अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस पट्टी का मुझे एरिया बताइए, आप क्या बताएंगे इस पट्टी का एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे लंबाई करेंगे. इसकी चौड़ाई बताइए कितनी इस पट्टी की, h ही तो इसकी चौड़ाई है, तो h इसकी चौड़ाई हो गई, इनटू लंबाई बताइए इस पट्टी की, ये लंबाई है कि नहीं है, कितनी लंबाई है, f ऑफ a, f ऑफ a प्लस पहली पट्टी का एरिया निकल करके आ गया. दूसरी पट्टी को चलिए जरा, इस वाली पट्टी के एरिया को फाइंड करना है अब मुझे. हालांकि सब स्ट्रिप्स उतनी पतली पतली हैं, मैं यहां से समझा रहा हूं केवल आपको. इस पट्टी की चौड़ाई बताइए, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए चौड़ाई गुणे लंबाई करना है. इस पट्टी की चौड़ाई बताइए कितनी है, इस पट्टी की चौड़ाई भी तो h ही है बेटा, तो इस पट्टी की चौड़ाई भी h, तो चौड़ाई मैंने h लिख दिया. लंबाई बताइए इस पट्टी की, ये कितनी होगी, क्या ये f ऑफ a होगी या कुछ और होगी, f ऑफ a तो नहीं है, क्योंकि f ऑफ a तो यहां थी. जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस a था तो यहां की हाइट f ऑफ a थी. अब यहां की हाइट अगर आपको चाहिए तो ओरिजिन पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस बताइए कितना होगा, सोचिए और बताइए मुझे. ओरिजिन पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना, a, उसमें ये h और जुड़ गया, तो ओरिजिन पॉइंट से और अब यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया a प्लस h. नहीं समझ में आया आपको, आया. अब अगर यहां पर डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस a प्लस h है, तो इस यहां पर कर्व की जो हाइट होगी वो f ऑफ a प्लस h हो जाएगी. तो हाइट को हम लिख देंगे, लंबाई को लिख देंगे f ऑफ a प्लस h. ये दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल आ गया. ध्यान दीजिए, x बराबर a पर फलन की हाइट f ऑफ a, x बराबर a प्लस h पर फलन की हाइट f ऑफ a प्लस h. तो यहां पर फलन की जो हाइट है वो है f ऑफ a प्लस h. ये दूसरी पट्टी का एरिया लिख दिया मैंने.
आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। तीसरी पट्टी का एरिया बताइए, इस पट्टी के बारे में बात करिए। इस पट्टी का क्षेत्रफल, फिर से वही सूत्र, चौड़ाई गुणे लंबाई। चौड़ाई बताइए पट्टी की कितनी, चौड़ाई है पट्टी की h, लंबाई बताइए कितनी। क्या ये लंबाई भी f ऑफ a प्लस h है? ये लंबाई ये वाली, क्या ये भी f ऑफ a प्लस h के बराबर है? नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां तक की डिस्टेंस। a तो ये है ही, a में एक ये h जुड़ गया और एक ये h जुड़ गया, तो कितना बन गया टोटल, a प्लस h यानी कि a प्लस 2h। तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, a प्लस 2h, इसलिए ये हाइट कितनी होगी, f ऑफ a प्लस 2h हाइट हो जाएगी इसकी, f ऑफ a प्लस 2h इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसे ही और भी आप करते चले जाएंगे। फोर्थ स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट विल बी h इंटू एफ ऑफ a प्लस 3h। ऐसा करते 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 हमने तो n पट्टियां मानी हुई हैं, तो nth स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, nth स्ट्रिप का एरिया, चौड़ाई तो उसकी भी h रहेगी, h मल्टीप्लाइड बाई लंबाई बताइए उसकी कितनी होगी। उसके लिए इसको बेटा ध्यान से देखिए, जब पहली पट्टी थी तो h नहीं था, यानी कि h का कोएफिशिएंट 0 था। दूसरी पट्टी का एरिया जब निकाला तो h का गुणांक 1 आया है, तीसरी पट्टी के एरिया में h का गुणांक 2 आया है, तो पट्टी का नंबर कौन सा है, 3। एरिया में h का गुणांक कितना आया है, 2। कुछ पता चला, जो पट्टी की संख्या होती है उससे एक कम करके h में मल्टीप्लाई होता है। ये कौन सी पट्टी का एरिया था, चौथी पट्टी का एरिया था, लेकिन h के साथ 3 आ रहा था, 4 में से एक कम करके। सिमिलरली nवीं पट्टी का एरिया मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए, a प्लस, क्या मुझे nh लिख देना चाहिए या nवीं पट्टी का एरिया है तो n में से एक कम करके लिख देना चाहिए, एक कम करके लिख देना चाहिए, n माइनस 1 इंटू h। ओके, ये लास्ट, और सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब सबको जोड़ देंगे तो पूरा एरिया निकल करके आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर याद रखें। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है तो इस जगह पर वक्र की हाइट f ऑफ a होगी, क्योंकि x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू f ऑफ a हो जाएगी। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस a प्लस h है तो यहां पर वक्र की हाइट f ऑफ a प्लस h होगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a प्लस 2h है तो वक्र की हाइट f ऑफ a प्लस 2h हो जाएगी। इस तरह से आपको याद रखना है। तो चौड़ाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे लंबाई, चौड़ाई गुणे लंबाई, चौड़ाई तो हर बार सेम है, लंबाई बदलते जा रही है। एक और भी चीज जो हमने अभी यहां पर यूज नहीं किया हुआ है, क्या यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहां पर h को हमने कैसा माना है, h को बहुत छोटा माना है, इतना छोटा कि लगभग ये 0 के आसपास है। इसलिए मुझे यहां पर लिख देना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर, तो मैंने ये लिमिट लगा दिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आपने देख रहे सभी पदों में h मिल रहा है आपको, आप h कॉमन कर लीजिए। तो ये हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। अंदर क्या बचा, अंदर बचा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मिल गया। ओ सॉरी, h तो हमने लिखा ही नहीं, कॉमन लिया था ना, तो यहां हमको ये h लिखना पड़ेगा। अब एक चीज और देखें, h की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम चाहें तो h की जगह पे ये वैल्यू हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू b माइनस a अपॉन n। और एक बात देखिए,
जब यहां पर हमारे क्वेश्चन में h है इस जगह पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब जैसे ही बेटा हम h की वैल्यू लिख देंगे तो h की जगह पर तो ये पद आ जाएगा, उसमें आ जाएगा n। तो ध्यान रखें उस समय h टेंड्स टू 0 वाली लिमिट को चेंज करके n टेंड्स टू इंफिनिटी भी करना पड़ेगा आपको। जब यहां h है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जैसे ही आपने h की जगह वैल्यू लिखी तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें तो n आ जाएगा। तो h टेंड्स टू 0 को छोड़कर n टेंड्स टू इंफिनिटी फिर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। अब एक लाइन क्योंकि मुझे और लिखनी है तो मैं इसको इरेज करता हूं। आई होप कि आपको पूरा कुछ समझ में आया है। मैं इसको साफ करता हूं, इसके आगे का पोर्शन लिखता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। और ये हिस्सा याद रखें। इसी पर बेस्ड हम लोग अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हमारा बना, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा लिमिट। अब यहां h की जगह हम h की वैल्यू लिखना चाहते हैं, यहां लिखी थी, अभी मैंने इरेज कर दिया है, b माइनस a अपॉन n, क्योंकि h के बजाय यहां पद में n आ गया है, तो h टेंड्स टू 0 के बजाय अब मुझे यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी लिख लेना चाहिए। और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला बना जिसकी मदद से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके ला सकते हैं। इसका आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हैं, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो b माइनस a से कोई मतलब नहीं है, उसको वो बाहर लिख देते हैं, b माइनस a इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू 1 अपॉन n। b माइनस a बाहर कर लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, क्योंकि ये बाहर जा चुका है, और अंदर f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करिए। और अगली एक्सरसाइज के जो एग्जांपल हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और इसी मेथड को हमने बोला है योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, मतलब डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। आई होप का फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, फिर से मैं 2 मिनट में आपको उसको रिमाइंड करा देता हूं कि इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका एरिया चाहिए था। एरिया के लिए हमने इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूरा एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई सूत्र नहीं था। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के से क्या सूत्र बन गया? बना नहीं। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देने से हर टुकड़ा अपने आप में एक आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, और हर टुकड़े का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से निकालेंगे और सबको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला? उसके लिए प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई हमने कितनी मान ली? h। और यहां से यहां तक a से b तक टोटल कितनी पट्टियां मान ली? n पट्टियां मान ली कि n पट्टियां हैं टोटल वहां पर। अब उसके बाद मैंने ये डिस्टेंस निकाली, तो क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक का b है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ? b माइनस a। उसी तरह से अगर हर पट्टी की चौड़ाई h है और यहां से यहां तक 4 पट्टियां हैं, तो टोटल कितनी चौड़ाई बन जाएगी? 4h। सिमिलरली अगर हर पट्टी की चौड़ाई h और यहां से यहां तक n पट्टियां हैं, तो टोटल कितनी चौड़ाई बन जाएगी? nh। यानी कि b माइनस a भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है और nh भी ये डिस्टेंस है, तो b माइनस a शुड बी इक्वल टू nh। वहां से h निकाला, क्योंकि h बहुत छोटा छोटा लिया है तो हमने h टेंड्स टू 0 कर लिया।
लगभग 0 के आसपास मैंने ले लिया, 0 के बराबर, इसलिए n टेंड्स टू कैसा हो गया, इन्फिनिटी, कैलकुलेट करके मैंने दिखाया। उसके बाद एरिया निकालने के लिए हर पट्टी की चौड़ाई गुणे लंबाई करते जाए, तो पट्टी की चौड़ाई, हर पट्टी की चौड़ाई तो h ही है, तो सब पट्टियों की चौड़ाई की जगह तो h ही लिखा जाएगा, गुणे लंबाई की जगह लंबाई थोड़ा थोड़ा बदल रही है। आप यहां पर देखें, यहां पर चौड़ाई है h, लंबाई कितनी, तो क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x की वैल्यू a तो y की वैल्यू f ऑफ a, x की वैल्यू a तो y की वैल्यू f ऑफ a, तो इसकी लंबाई f ऑफ a हो गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a प्लस h हुई, तो इस पट्टी की लंबाई हो गई f ऑफ a प्लस h। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a प्लस 2h हो गया, तो इस पट्टी की लंबाई हो गई f ऑफ a प्लस 2h। ऐसे लंबाई और चौड़ाई निकाला, गुणा किया, सॉल्यूशन कर दिया, वैल्यूज अप्लाई कर दी और बड़ी आसानी से हमें आंसर मिल गया। तो आज हम अपनी इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना ही रख लेते हैं। आपने आज इसका बेसिक, इसका फाउंडेशन देख लिया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं अपनी मैथमेटिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।